नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज पे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका पहुंच गए और ये उनकी श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। इस दौरान वो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से करेंगे मुलाकात। साथ ही वो वहां के अन्य नेताओं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर में अहम साझेदार। ये दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और करेगा मजबूत। उपराष्ट्रपति के दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुआरा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले स्थित विष्णुपुर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, टीएमसी का भय काल जाने वाला है, भाजपा के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान स्थित पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। ये रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। पहले बाड़मेर और अब बालोतरा जिले में स्थित ये परियोजना भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक संपत्ति के साथ साथ देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि परशुराम से हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने पर और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है। उनका आशीर्वाद सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से आलोकित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पावन पर्व हमें सत्कर्म, दान और सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। ये अवसर हर किसी के जीवन में सुख, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और उनके साथियों की नफरत और ओछी राजनीति की वजह से नारी शक्ति अधिनियम लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई रहेगी जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह अंत नहीं, आगाज है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हैं। एक तरफ डीएमके लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने मुकाबले को कांटे का बना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तमिलनाडु में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने मोदक-कुरिच्ची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। गृह मंत्री इसके बाद चेन्नई के अरुलमिगु कपालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस क्रम में राजनाथ सिंह वासुदेव नल्लूर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अनंतन आयासामी के समर्थन में रोड शो कर चुके हैं। देश भर में 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। इसी कड़ी में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य जोरों पर चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की और यात्रियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की एक बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा की और भारत की तैयारियों का आकलन किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा समेत अन्य केंद्रीय मंत्री रहे उपस्थित। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लगभग 7 लाख नए मतदाता सूची में जोड़े। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस अतिरिक्त मतदाता वर्ग की आयु और लिंग के आधार पर विवरण जारी नहीं किया। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए मतदाताओं में से लगभग 3,22,000 पहले चरण में मतदान करेंगे, जबकि शेष लगभग 3,88,000 मतदाता दूसरे चरण के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि नए मतदाताओं में कितनी पहली बार मतदान कर रहे हैं, जिनकी आयु हाल ही में 18 वर्ष हुई, और न ही उसने इन मतदाताओं को विस्तृत लिंग वाइज का विवरण दिया है। आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त फॉर्म 6 आवेदनों की संख्या या उनमें कितने अस्वीकृत किए गए, इसका भी खुलासा नहीं किया। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की जो संख्या है
वो 6 लाख से ज्यादा है, जो न्यायाधिकरण के आदेश के बाद नाम जोड़े जाने से और बढ़ सकती है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार गुंडा मुक्त चुनाव होगा, इस बार वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बिल पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने देश की महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा। सीएम ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल के विरोध के कारण देश की आधी आबादी में विपक्ष के प्रति आक्रोश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री आत्मा मनोहर जैन आराधना मंदिर में विशेष धार्मिक सभा में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा कि देश और प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगी। विपक्षी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा कि महिला आरक्षण बिल ने कई पार्टियों का असली चेहरा सामने ला दिया, जो महिला सशक्तिकरण और महिला हित की बात करते थे। इस बिल का विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, जिससे पता चला कि ये केवल महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सोना पप्पू मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए आज कई जगहों पर छापेमारी की। जिन परिसरों में छापा मारा गया उनमें बालीगंज स्थित कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास का आवास शामिल। ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे घटनास्थल पर पहुंची, जांच की शुरू। पुणे इससे पहले ईडी द्वारा पूछताछ के लिए तलब किया गया। मामले की जांच फिलहाल जारी। साथ ही छापेमारी में बेहाला स्थित सन एंटरप्राइज के प्रबंध निदेशक जॉय कामदार का आवास शामिल। जम्मू कश्मीर में नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड आधारित सिस्टम किया गया शुरू। नई व्यवस्था में एक स्कैन के जरिए पर्यटकों की पूरी पहचान हासिल की जा सकेगी, सुरक्षा होगी सुनिश्चित। इस नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी पर्यटकों, चाहे वो स्थानीय या बाहरी, का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन के बाद ही काम की अनुमति दी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। रूस और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली में चौथे वार्षिक साइकिल रैली का किया गया आयोजन। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक्षय तृतीया के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें और साथ ही अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए। महाकाल का पंचामृत और आम्ररस से अभिषेक किया गया। माथे पर शेषनाग सजाकर दिव्य स्वरूप तैयार किया गया। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज से खुल रहे हैं, जबकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष चारधाम की यात्रा के लिए लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान प्रमुख स्थानों पर तैनात। उत्तर काशी से देवी यमुना की पवित्र डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। ये यात्रा हर साल की तरह धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। भारत के पूर्वी तटों में इस सप्ताह गर्म और आर्द्र यानी कि शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न हिस्सों में उष्ण लहर चलने की भी संभावना है। 20 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उष्ण लहर चलेगी। आज से 22 अप्रैल तक ओडिशा और राजस्थान में भी गर्मी का असर रहेगा। 20 से 21 अप्रैल को झारखंड में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 21 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा की संभावना।
वहीं जम्मू कश्मीर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च से अब तक 5 किलो एलपीजी सिलेंडर्स की करीबन 17 लाख से ज्यादा बिक्री हुई। मंत्रालय के अनुसार एलपीजी सप्लाई सामान्य, ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुंची और डिलीवरी में पारदर्शिता के लिए डीएसी सिस्टम को बढ़ा दिया गया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 24,815 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे के 2 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। इन प्रोजेक्ट्स के तहत दोनों राज्यों के 15 जिलों में रेलवे नेटवर्क का विस्तारीकरण, जिससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 601 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट से देश के कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान, साथ ही माल ढुलाई और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके लिए 83,977 करोड़ रुपए का संशोधित बजट किया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना के विस्तार से रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा, सड़क निर्माण के जरिए सीधे रोजगार मिलेगा, सेवाओं को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। सरकार द्वारा नया डीए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू। इस फैसले से 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12,980 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी के साथ एक घरेलू बीमा पूल बनाने के लिए दिया प्रस्ताव। इस नए पूल को भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक तनाव के बीच भारतीय जहाजों को सस्ता और निरंतर बीमा कवर उपलब्ध करवाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित, किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। विदेश मंत्रालय के समन्वय से अब तक 2,487 से अधिक नाविकों को वापस लाया गया, जबकि उड़ान सेवाएं और बंदरगाह संचालन सामान्य। वक्त ब्रेक का आप डी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 अप्रैल को सप्ताह जो समाप्त हुई, इसमें देश का फॉरेक्स रिजर्व 3.825 अरब डॉलर बढ़कर 7.946 अरब डॉलर हुआ है। देश के गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी दर, सोने का भंडार 601 मिलियन डॉलर बढ़कर 121.343 अरब डॉलर हुआ। वेलम कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 11% बढ़कर 46,501 करोड़ रुपए हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार बेसिल ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के साथ किया समझौता, जिसके तहत नई तकनीकों जैसे एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा काम। इस साझेदारी से नई तकनीकों के समाधान और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स किए जाएंगे तैयार। इसका मकसद भारत में डिजिटल विकास को मजबूत करना और लोगों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। सिक्किम के सरकारी टेमिटी एस्टेट के फर्स्ट फ्लश ऑर्गेनिक चाय ने सीजन में 27,000 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत हासिल की है। ये चाय अपनी खास खुशबू और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इस वजह से देश और विदेश में इसकी मांग लगातार बनी रहने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 15 बड़े बैंकों को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दी। इनमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक शामिल। सरकार का उद्देश्य बुलियन आयात को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाना। एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2026 में चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 8.04% बढ़कर 20,350.76 करोड़ रुपए हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम 3% से ज्यादा बढ़ी, जबकि लोन बुक में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। पेटीएम ने अपनी पेटीएम गोल्ड सेवा को बनाया और आसान। अब कंपनी 12,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड की होम डिलीवरी दे पाएगी। ये सेवा एमएमटीसी के साथ साथ पीएमपी के साथ साझेदारी में दी जा रही है।
अब यूजर्स डिजिटल गोल्ड को 24 कैरेट कॉइन्स में बदलकर आसानी से घर मंगवा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने की दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हुए हमले की कड़ी निंदा। इस हमले में एक फ्रांसीसी शांति सैनिक की मौत और 3 अन्य घायल। एंटोनियो गुतेरेस ने सभी पक्षों से युद्ध विराम का सामना करने और शत्रुता समाप्त करने की अपील की। उन्होंने शहीद सैनिक के परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति संवेदना जाहिर की, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यह हमला यूनिफिल मिशन के तहत तैनात शांति सैनिकों पर हुआ। यूनिफिल और फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार हमले के पीछे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का हाथ होने की आशंका। लेबनान में फ्रांसीसी यूएन शांति सैनिकों पर हमले की भारत ने भी की कड़ी निंदा। इस घटना की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। एमईए द्वारा बयान में फ्रांसीसी शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घायल 3 अन्य शांति सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। भारत ने लेबनान की सरकार से हमले की तुरंत जांच की अपील की और संयुक्त राष्ट्र परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कलिबफ ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम। मोहम्मद बाकेर ने चेतावनी दी कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो ईरान इस अहम जलमार्ग से जहाजों के आवागमन पर लगाएगा रोक। ईरानी संसद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकाबंदी के नाम पर बार बार उल्लंघन, उन्होंने इसे समुद्री डकैती जैसा बताया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट से दुनिया को सबक लेना चाहिए कि तेल पर निर्भरता कम कर कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। उन्होंने ईरान पर हमले और मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध को गलत कदम बताया। साथ ही कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए फिलिस्तीन और आत्मनिर्णय और 2 राज्य समाधान पर ध्यान देना जरूरी है। जर्मनी के उप कुलपति और वित्त मंत्री लॉस क्लिंगबील ने कहा कि यूरोपीय देशों की एकता के कारण डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड मुद्दे पर पीछे हटना पड़ा। लार्स क्लिंगबील ने कहा कि ईरान युद्ध जर्मनी का युद्ध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों और युद्ध के असर से आम लोग प्रभावित, खासकर ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बार्सिलोना में की मुलाकात। ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का संकेत। यह 8 साल में किसी मेक्सिकई राष्ट्रपति की स्पेन की पहली यात्रा। यूक्रेन के कीव में एक सुपरमार्केट में हुई गोलाबारी में 6 लोगों की मौत। घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने इलाके को घेरा। घटना की जांच जारी। अधिकारियों के मुताबिक एक रूसी मूल के हमलावर ने पहले राहगीरों पर गोली चलाई, फिर बंधकों के साथ सुपरमार्केट में छिपा, जहां पुलिस ने उसे मार गिराया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा कि मामले की जांच आतंकवादी कृत्य के रूप में शुरू, हालांकि हमले के मकसद का नहीं चल पाया पता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सरकार और विद्रोही अलायंस फ्लोवे कांगो के बीच स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अहम मुद्दों पर जताई सहमति। नागरिकों पर हमले न करने, मानवीय सहायता पहुंचाने से सहयोग देने और राहत कर्मियों को आवाजाही आसान बनाने पर बनी सहमति। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो ने अंगोला में राष्ट्रपति जियाओ लॉरेंस से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पोप को देखने के लिए जमा हुए। पोप लियो के 10 दिवसीय दौरे में 4 देशों के 11 शहरों का दौरा शामिल, जिसमें वो करीब 18,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। डोमिनिकन गणराज्य में अधिकारियों ने एक स्पीड बोट का पीछा कर करीब 1.5 टन से ज्यादा कोकेन जब्त की। डीएनजीडी के अनुसार ड्रग्स के 1,670 पैकेट नाव में बरामद हुए। इस कार्रवाई में डोमिनिकन सेना, वायुसेना, डीईए समेत कई एजेंसियों ने मिलकर किया काम। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। राजस्थान पिछली हार के बाद मजबूत वापसी की कोशिश करेगी। वहीं इस सीजन में अब तक किसी भी मैच में नहीं जीतने वाली कोलकाता की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में। आईपीएल में आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने। ये चंडीगढ़ में खेला जाएगा। आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 184 रन ही बना पाई और मैच हार गई। आईपीएल में शनिवार को बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। दिल्ली की टीम ने 1 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। दिल्ली की टीम को जीत के लिए 176 रन की दरकार, जिसे टीम ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर
169 रन पर पूरा किया हासिल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। ये मैच डरबन में भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे होगा शुरू। श्रृंखला के पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आज भारतीय महिला टीम की कोशिश जीत के साथ वापसी करने पर। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो महिला शक्ति को रहा समर्पित। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की शुरुआत आज से। भारत की ओर से एशियाई खेलों के पदक विजेता शिव नरवाल, शॉटगन निशानेबाज सवीरा हारिस 31 सदस्यीय भारतीय दल की करेंगे अगुवाई। इस टूर्नामेंट में भारत सबसे बड़ा दल जो है उस रूप में ले रहा है हिस्सा। भारतीय निशानेबाज 15 ओलंपिक स्पर्धाओं सहित 18 पदक स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। देश के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और खेल की बारीकियां सिखाने के उद्देश्य से नोएडा इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल कैंप का आयोजन। प्रशिक्षण कैंप में युवा खिलाड़ी इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के हेड कोच क्लाइव कास्टिलो और यूरोपियन टीम में भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी उल्लास के अगुवाई में बास्केटबॉल खेल से जुड़ी बारीकियां सीखेंगे। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।